हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका फिजिकल केमिस्ट्री के नए पार्ट में। आज हम डिस्कस करेंगे एक चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी। आइए जानते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर क्यों पढ़ते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे हमारे समाज में अगर किसी बीमार का ट्रीटमेंट करना है तो उसके लिए डॉक्टर्स की नीड होती है। अगर किसी अपराधी को पकड़ना है तो पुलिसमैन की नीड होती है, या अगर उस अपराधी का केस फाइल करना है तो एडवोकेट की नीड होती है। सबका अपना अलग अलग काम बटा है। ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री में भी सबका अपना अलग अलग काम बटा है। सॉलिड का 3D स्ट्रक्चर जानना है तो सॉलिड स्टेट पढ़ना है। सॉल्वेंट में सल्यूट मिलाने पर वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट देखना है तो सॉल्यूशन पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट सेल बैटरी पढ़ना है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है। तो आइए जानते हैं कि क्या जिम्मेदारी फिजिकल केमिस्ट्री ने सौंप दी केमिकल काइनेटिक्स को। इस रासायनिक बलगतिकी को क्या जिम्मेदारी मिली है, ये क्या बताने वाला है। देखिए सिंपल सा टर्म है, अगर हम कोई रिएक्शन लिखते हैं C+O2 CO2, हमारा काम इतने से खत्म हो गया, C+O2 CO2। लेकिन देखिए कुछ क्वेश्चन मेरे माइंड में हैं, आपके माइंड में भी होने चाहिए। इन हाउ मच टाइम रिएक्शन इज कंप्लीटेड। ठीक है, मतलब कहने का कितने समय में ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। शायद हमने सोचा भी नहीं था कि किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने में टाइम का भी ध्यान रखना चाहिए। बस C+O2 CO2 लिख दिए, ठीक है, N2+3H2 NH3 लिख दिए। मेरी बात ध्यान सुनिए, ये वो चैप्टर है जो आपने अभी तक 11th से लेकर 12th तक जितने भी रिएक्शन लिखे हैं उनमें प्रेशर का, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता, क्या काम करता, सब कुछ बताने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट, कोई रिएक्शन किस तरीके से कंप्लीट होगी ये पूरा उसको ओपन करके रख देगा। ये चैप्टर पूरी तरीके से डिटेल स्टडी देगा कि कोई रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है। तो देखिए मेरी बात सुनिए, हाउ मच टाइम रिएक्शन इज कंप्लीटेड, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में टाइम कितना लगा। ठीक है, सेकेंड अमाउंट, ठीक है, अमाउंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंसंट्रेशन से। हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन में किस कंसंट्रेशन से रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट से क्या किया, रिएक्शन किया। टाइम कितना लगा, कंसंट्रेशन कितना था। आइए तीसरे पार्ट पर बात करते हैं कि अगर हम रिएक्शन को टेम्परेचर दे दें, वी गिव द टेम्परेचर टू केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन को अगर टेम्परेचर दे दिया जाए तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर इस पर प्रेशर लगा दिया जाए तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी जाए या डिक्रीज कर दी जाए तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। शायद ये सब हम नहीं सोचते किसी रिएक्शन पर। किसी रिएक्शन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर का क्या पड़ेगा, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितने टाइम में कंप्लीट होगा। यस, वन थिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कैटलिस्ट के आने से टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये कैटलिस्ट क्या है हम डिस्कस करेंगे। कैटलिस्ट के आने से इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कहने का मतलब कि किसी रिएक्शन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है किसको, केमिकल काइनेटिक्स को। तो क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन टर्म से, स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द डिफिनीशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर की डिफिनीशन है द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है किसी रिएक्शन का। अच्छा क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, इस पर हम आ रहे हैं तुरंत।
एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन? टेम्परेचर का इस पर क्या इफेक्ट पड़ा, प्रेशर का क्या पड़ा, कंसंट्रेशन का क्या पड़ा, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ा, ये सारी चीजें आपको बताने वाला है कौन? केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स ने आपको बताया कि ये बताएगा किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आइए एक बार और डिफिनीशन लिख के डिस्कस करते हैं। ठीक है, अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स स्टडी ऑफ very important rate of reaction and factor affecting what? Rate of a reaction, very important। तो ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो रेट ऑफ रिएक्शन और फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पर डिस्कस करती है। आइए बेटा जानते हैं क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन। किसे बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, किसी रिएक्शन की रेट को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको जानना है। रेट को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्शन रेट को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, अगर रेट को हम कुछ देर के लिए स्पीड मान लें, क्या मान लें? स्पीड मान लें, स्पीड ऑफ रिएक्शन। हालांकि किसी रिएक्शन की कोई स्पीड नहीं होती है, रिएक्शन भागता नहीं है, लेकिन अगर रेट ऑफ रिएक्शन को हम स्पीड मान लें तो आइए मैं आपको ट्रिक से समझाता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, सपोज करो बेटा, सपोज करिए कि 12 o'clock, दोपहर के 12 बज रहे हैं। ठीक है, दोपहर के 12 बज रहे हैं और आप बस स्टैंड पर खड़े हैं। ठीक है, यहां पर तुम्हारे पास एक बस है, ये तुम्हारे पास एक बस है। ठीक है, इस बस में आप बैठे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, 12 o'clock। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बस वाले ड्राइवर ने कहा कि मैं 12:05 पर चलना शुरू कर दूंगा, 12:05 पर मैं स्टार्ट करूंगा बस। ठीक है, चलिए 12:05 पर बस स्टार्ट हुई और चलना शुरू कर दी। ठीक है, बस धीरे 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 आगे की ओर बढ़ रही थी। अचानक 12:10 पर बस वहां पर पहुंच गई जहां बहुत सारी भीड़ थी, ढेर सारा क्राउड था। अच्छा, क्या हुआ? बस ने अपनी स्पीड को स्लो कर लिया, बहुत धीमे धीमे चलने लगी। 12:15 पर बस वहां पर पहुंची जहां पर रोड एकदम खाली थी। बस ने अपनी स्पीड को और तेजी के साथ क्या किया? बढ़ाया। 12:30 पर बस वहां पर पहुंच गई जहां पर रेलवे क्रॉसिंग बंद थी, स्टॉप हो गया, स्पीड एकदम कम कर ली। फिर 12:35 पर फिर आगे चलना शुरू की। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया जो कहानी बता रहे हो इसमें आपको दिख क्या रहा है, तो आप बोलेंगे ये जो बस है ये अपनी स्पीड को टाइम के साथ साथ चेंज कर रही है। ठीक है, ये जो बस है ये अपनी स्पीड को टाइम के साथ साथ बदल रही है, मतलब द स्पीड ऑफ बस चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। बस की स्पीड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, बस यही तो है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन क्योंकि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो अब क्या करते हैं, हम बात करते हैं स्पीड की नहीं, हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की। किसकी? कंसंट्रेशन की। ठीक है, किसकी कंसंट्रेशन? किसकी स्पीड? बस की स्पीड। किसकी कंसंट्रेशन? यस, किसी केमिकल रिएक्शन में बेटा दो पार्ट होते, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। ठीक है, एक है रिएक्टेंट, दूसरा है प्रोडक्ट। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान सुनो। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का। ध्यान सुनिएगा, अब डिफिनीशन पे आते हैं।
क्या मैंने बताया? चेंज ऑफ स्पीड ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अब स्पीड और बस की बात नहीं करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। चाहे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बदल रही हो टाइम के साथ या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बदल रही हो टाइम के साथ, दिस इज नोन एज व्हाट? रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, एक चीज और, अगर मान लीजिए किसी का रेट R है, ठीक है, और सॉरी किसी की कंसंट्रेशन X है और उसके बगल ऐसा ब्रैकेट लगा है, तो कुछ लोग नहीं जानते हैं ये कंसंट्रेशन टर्म है, इसको बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ X, कंसंट्रेशन ऑफ X। तो ध्यान दीजिए, होता क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। चाहे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बदले या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बदले विद रिस्पेक्ट टू द व्हाट? टाइम। दिस इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। इसी बदलाव की स्टडी के लिए फिजिकल केमिस्ट्री ने नए चैप्टर को ओरिजिन किया, केमिकल काइनेटिक्स। और हाँ, इस पर किन फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है? यहां देखो, क्राउड का इफेक्ट पड़ा, बंद क्रॉसिंग का इफेक्ट पड़ा, तो इन पर किन किन फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है, यही बताने के लिए नया चैप्टर आया जिसको हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो आई होप यू क्लियरली अंडरस्टूड द व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, चलिए देखिए, केमिकल काइनेटिक्स सारे रिएक्शन का रेट बताने में सक्षम है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए, हम किसी रिएक्शन के रेट को कभी देख कर बता नहीं सकते। ध्यान सुनो, रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल टर्म। अगर किसी का भी रेट ऑफ रिएक्शन आपको डिटरमाइन करना है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन हम तुक्का मारकर नहीं बता सकते, दिस इज कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, ठीक है। अच्छा देखिए, केमिकल काइनेटिक्स सारे रिएक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन देती है, लेकिन 2-3 जगह केमिकल काइनेटिक्स अपने हाथ खड़े कर देती है कि भैया इसके बारे में मैं कोई इंफॉर्मेशन नहीं दूंगी, ठीक है, मैं कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। क्या है वो? ध्यान दीजिए, देखिए हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देखो बेटा, 3 टाइप के रिएक्शन होते हैं। एक को बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है, ये ऐसे रिएक्शन लिख रहा हूं। दूसरे को बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन, एंड थर्ड वन इज अ मॉडरेट रिएक्शन। 3 तरीके के, वेरी फास्ट, वेरी स्लो, मॉडरेट, ठीक है। आइए वेरी फास्ट रिएक्शन की बात करते हैं। देखो, वेरी फास्ट रिएक्शन की क्या बात करते हैं, इसके पहले मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा क्या होता है। देखिए, सपोज करिए किसी रिएक्शन के बारे में बेटा कंप्लीट इंफॉर्मेशन तभी दे पाओगे जब तुमको वो केमिकल रिएक्शन होती दिखाई पड़ेगी। जब केमिकल रिएक्शन होती दिखाई पड़ेगी तो आप उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सपोज करिए आप अपने दरवाजे के सामने खड़े हैं और एक आदमी मोटरसाइकिल से 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आपके सामने से गुजर गया, ठीक है। सपोज करिए 100-150 किलोमीटर की रफ्तार से गुजर गया। अचानक पुलिस वाले दौड़ के आए, आप गेट के बाहर खड़े थे, उन्होंने आपसे पूछा कि भाई साहब यहाँ से कोई गया, बहुत बड़ा अपराधी था, अगर आप कुछ क्लू देंगे तो शायद हम बता सकते हैं कि शायद हम पता लगा सकते हैं कि वो किस तरफ गया है। क्या आंसर रहेगा आपका? ठीक है, क्या वो आदमी आपके सामने से नहीं गया? गया तो, रिएक्शन हुई तो, लेकिन क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? नहीं। क्यों? इतना फास्ट गया, इतना फास्ट जा रहा है कि आपको एनालिसिस करने का मौका ही नहीं लगा। इसलिए वेरी फास्ट रिएक्शन की एनालिसिस केमिकल काइनेटिक्स नहीं कर पाती है। रिएक्शन रेट को स्लो करने के बाद ही हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। क्या है वेरी फास्ट रिएक्शन? देखिए, जो बहुत ही कम टाइम में हो जाता है, जो जितना कम टाइम में हो जाएगा उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। जितने भी आयनिक रिएक्शन हैं, सपोज करिए Ag+ और Cl- को जुड़ना है और बनाना है AgCl सॉलिड,
देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, खट से अट्रैक्शन जुड़ जाएगा। जितने आयनिक रिएक्शन है वो क्या होते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन होते हैं। तो वेरी फास्ट रिएक्शन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन केमिकल काइनेटिक्स नहीं दे पाती, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल से बताया इतना फास्ट वो आदमी चला गया कि आपको एनालिसिस करने का मौका ही नहीं लगा। अच्छा दूसरा, आइए वेरी स्लो की बात करते हैं। बेटा होता क्या है कि रस्टिंग ऑफ आयरन ये वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जांपल है। मतलब अगर लोहे पर जंग लग रही हो तो इतना धीमे 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 लगती है कि एनालिसिस करने में आप ऊब जाएंगे। मतलब ऐसे रिएक्शन की एनालिसिस भी केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत कठिन है। और सुनिए, अगर H2 और O2 को रिएक्ट करा दिया जाए और किसी कैटलिस्ट का यूज न किया जाए तो शायद कई महीने कई साल बाद भी तुमको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलने में दिक्कत हो जाएगी। अगर आप कैटलिस्ट का यूज न करिए, टेम्परेचर का यूज न करिए और H2 और O2 को आप रिएक्ट कराइए तो शायद लंबे टाइम बाद भी आपको प्रोडक्ट न मिल सके। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत स्लो रिएक्शन है, कई महीने लग जाते हैं रिएक्शन को कंप्लीट होने में। ऐसे रिएक्शन के बारे में भी अपना हाथ की पीछे खींच लेती है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, आइए मॉडरेट रिएक्शन की बात करते हैं। देखो बेटा, मॉडरेट रिएक्शन में क्या होता है, यहां पर होता है बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन। ठीक है, मॉडरेट का मतलब ना बहुत फास्ट है ना बहुत स्लो है, दोनों के बीच का है। ठीक है, जहां पर बॉन्ड ब्रेक करते हैं थोड़ा टाइम लगता है, बॉन्ड जुड़ता है वहां भी टाइम लगता है। तो जितने भी केमिकल बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं वो अक्सर मॉडरेट रिएक्शन देते हैं। ऐसे रिएक्शन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने में सक्षम होती है क्या, केमिकल काइनेटिक्स। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जहां पर केमिकल काइनेटिक्स अपना पूरा प्रभाव डालती है। ठीक है, अब आइए चलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पर, फिर लौट के चलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पर। ठीक, देखिए हमारे सामने इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, हमने रेट ऑफ रिएक्शन जान लिया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट with respect to the time is known as rate of reaction, कैपिटल R। चलिए देखते हैं, हमने एक रिएक्शन लिखा A प्लस बी गिव्स आउट C प्लस डी। इधर वाला पार्ट है रिएक्टेंट और इधर वाला पार्ट है प्रोडक्ट। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कंसंट्रेशन। क्या मतलब होता है, कंसंट्रेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सपोज करो बेटा, एक जर्नल एग्जाम्पल ने हमको चाय बनानी है। क्या बनाना है, चाय। ठीक है, टी, हमको चाय बनाना है तो क्या करेंगे, आपके पास मिल्क होगा। ठीक है, आपके पास मिल्क होगा, थोड़ा सा वाटर चाहिए, पानी। ठीक है, अगर पानी ना मिलाओ दूध में तो थोड़ा अच्छी चाय बनेगी, लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ, अक्सर लोग पानी मिलाते हैं। नहीं, कुछ लोग वीडियो बंद कर देंगे, पानी मिलाने की आपने बात ही नहीं किया, पानी मिलाने से दूध बचता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, आपके पास टी लीव्स है। ठीक है, टी लीव्स है, चाय पत्ती, और तुम्हारे पास शुगर है। ठीक है, चीनी। ठीक है, इतने से काम हो जाएगा। सपोज करो कि 1 लीटर मिल्क है और 1 कप या 2 कप तुम्हारे पास पानी है, 2-3 ग्राम चाय पत्ती है और 2-3 ग्राम चीनी है। ये किस साइड में है, रिएक्टेंट साइड में। अभी T = 0 है, मतलब हमने अभी चाय बनाना स्टार्ट नहीं किया है, तो T = क्या है, 0। कंसंट्रेशन एकदम ताबड़तोड़ है, सब चीज पूरा भरा पड़ा है इधर। ठीक है, अब T = T, मतलब आपने चाय बनाना शुरू किया। जैसे ही चाय बनाना शुरू करेंगे आप क्या करेंगे, कंटेनर में डालेंगे थोड़ा मिल्क। ठीक है, इधर मिल्क डालेंगे, मतलब जिस प्रोडक्ट के कंटेनर में 0 कंसंट्रेशन थी, कुछ नहीं था, उसमें आपने जैसे ही मिल्क मिलाया इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गया। अब बेटा बोलो, इसका कंसंट्रेशन तो इंक्रीज किया, लेकिन इनका कंसंट्रेशन पहले से क्या किया, डिक्रीज कर गया।
भाई जो दूध तुम्हारे पास था, जो मिल्क था, उसको थोड़ा सा तुमने उधर भेज दिया तो डिब्बे में कम हो गया, इधर बढ़ गया। मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। किसके साथ साथ? विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज करेगी, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। ये बात आपको बखूबी जान लेना इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए देखते हैं कुछ रिएक्शन के बारे में लिखें। देखिए होता क्या है, ABCD ऐसा लिखते हैं। अगर हमको लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन तो हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रिएक्टेंट की बात करते हैं तो रिएक्टेंट की लिखते हैं डेल A, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल टी, मतलब चेंज। ये डेल का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, चेंज इन टाइम इंटरवल। अच्छा देखो बेटा, ए क्या है? रिएक्टेंट है। ए क्या है? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर कभी भी आप रेट लिखेंगे रिएक्टेंट का तो उसके आगे तुमको लगाना है माइनस। क्या लगाना है? माइनस। क्यों? क्योंकि ये माइनस साइन ये बताता है कि ये रिएक्टेंट आपने लिखा है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है। माइनस साइन रिएक्शन की डिक्रीजमेंट को बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन घट रहा है, ठीक है। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, इस माइनस साइन पर थोड़ा डिटेल स्टडी और करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट बात, माइनस साइन हमने क्यों लगाया ये मैं आपको बताऊंगा। देखो बेटा एक चीज ध्यान दो, किसी रिएक्शन का रेट कभी निगेटिव में नहीं भागता। निगेटिव का मतलब रेट हमेशा आगे की ओर बढ़ता है, पीछे की ओर नहीं बढ़ता है। किसी बाइक को आप 100 किलोमीटर पर आवर्स भगाते हैं, -100 किलोमीटर पर आवर्स नहीं भगाते हो, माइनस में नहीं भगती, तो किसी का रेट माइनस में नहीं हो सकता। तो माइनस हमने क्यों लगाया? अगर रेट माइनस में नहीं होगा तो हमने माइनस लगाया क्यों? ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अगर बात करते हैं रिएक्टेंट की, बात करते हैं रिएक्टेंट की और बात करेंगे किसकी? प्रोडक्ट की। तो मेरी बात बेटा ध्यान सुनो, सपोज करो यहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन शुरू में कितनी थी? 10। कितनी थी? 10। और यहां पर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी लगातार इंक्रीज करते करते कितनी पहुंच गई? 15। कितनी पहुंच गई? 15। तो अगर ये कंसंट्रेशन x1 है और ये कंसंट्रेशन x2 है तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू x1 माइनस x2 अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। तो अब मेरी बात जरा ध्यान सुनो, ये हो गया 10, ये हो गया -15, ठीक है। तो क्या करोगे? अपॉन डेल्टा टी, ये बड़ी है ये छोटी है, इससे इसको माइनस करोगे, इससे इसको माइनस करोगे तो हमेशा किस में आएगा? माइनस में आएगा। कहने का मतलब ये हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस व्हाट? फाइनल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन। तो बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा कम होगी और फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा। तो जब भी तुम कम से ज्यादा को माइनस करोगे तो ये साइन आगे आ जाएगा, मतलब ये किस में आ जाएगा? माइनस में। तुम्हारा रेट ये वाली वैल्यू मतलब ये वैल्यू तुम्हारी हमेशा किस में आ रही है? माइनस में। और मैंने क्या बताया? किसी का रेट माइनस में नहीं आना चाहिए, तो क्या करते हैं? ये वाली वैल्यू तुम्हारी किस में आ रही है? माइनस में। मैंने दिखाया वहां इनिशियल से फाइनल करोगे, इनिशियल से फाइनल करोगे तो वैल्यू किस में आएगी? माइनस में आएगी। किसकी? रिएक्टेंट की। प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। रिएक्टेंट के केस में इनिशियल से फाइनल करोगे, इनिशियल से फाइनल करोगे तो वैल्यू किस में आएगी? माइनस में। तो तुमने इसके आगे जड़ दिया एक और माइनस, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए और रेट हमेशा पॉजिटिव में रिप्रेजेंट हो। तो ध्यान रहे, यहां जो माइनस लगाते हो ये बताता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है।
और माइनस साइन हमेशा रिएक्टेंट के आगे ही लगेगा, याद रहे, रिमेंबर माइनस साइन रिएक्टेंट के आगे ही लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई पूछे माइनस साइन आपने क्यों लगाया, तो माइनस साइन रिएक्शन रेट को डिक्रीज करने के लिए रिप्रेजेंट होती है, तो ठीक है। दूसरी चीज क्या है, आप बताओगे जब हमने इनिशियल कंसंट्रेशन से फाइनल कंसंट्रेशन को घटाया तो यहां पर वैल्यू किस में आ रही थी, माइनस में, और किसी का रेट उल्टा तो भागता नहीं, माइनस में तो जाएगा नहीं, इसलिए हमको रेट को प्लस करने के लिए यहां जड़ना पड़ा, क्या बताइए, निगेटिव, ताकि निगेटिव निगेटिव मिलकर कन्वर्ट हो जाए किसमें, बताइए, पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये रही कहानी रिएक्टेंट की। अच्छा देखिए अब क्या है, डेल ए बाई डेल टी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी। अच्छा क्यों माइनस लगाए, क्योंकि ये भी क्या है, रिएक्टेंट है। अच्छा फिर इक्वल किए, अब लगाए डेल सी की कंसंट्रेशन बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल डी की कंसंट्रेशन बाई डेल टी। अच्छा यहां प्लस क्यों लगाए, बोलो प्लस क्यों लगाए, क्योंकि ये है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या करती है, इंक्रीज करती है। अच्छा बोलो, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये फाइनल माइनस क्या होगा, इनिशियल, ये इनिशियल माइनस फाइनल है, प्रोडक्ट क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। और जब भी बेटा फाइनल से इनिशियल को माइनस करोगे तो वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी, इसलिए हम रिएक्टेंट की साइड में प्लस साइन, सॉरी प्रोडक्ट की साइड में प्लस साइन का यूज करते हैं और रिएक्टेंट में माइनस का यूज करते हैं। अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट को सबको बराबर कर दिया, इक्वल 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 सबको करते चले गए। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। दरअसल होता क्या है, ऐसा बताया जाता है केमिकल काइनेटिक्स में कि जिस रेट से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, उसी रेट से इसकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है। मतलब जितना तेजी से कोई नीचे आ रहा है ग्राफ, उतना तेजी से ग्राफ क्या है, ऊपर भी जा रहा है, जितना तेजी से नीचे उतना तेजी से ऊपर। मतलब दोनों का रेट, हाँ काम दोनों अलग अलग कर रहे हैं लेकिन काम करने का रेट दोनों का बराबर है। जितना तेजी के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है ना, उतना ही तेजी के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ भी रही है, इसीलिए हम सबको इक्वल में लिखते हैं। ठीक है, तो ये रहा रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट की साइन प्लस माइनस प्रोडक्ट के सामने किस तरीके से हमने लगाया। अब इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा और कुछ चीजें इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखो बेटा होता क्या है कि अगर हम एक ग्राफ की सहायता लें और यहां हम बात करें टाइम की और यहां पर बात करें कंसंट्रेशन की, ठीक है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। तो ये ग्राफ मैं आपको दो चीज दिखाता हूं, एक इस तरीके से, ठीक है, एक इधर गया और एक कुछ ऊपर से नीचे आपको इस तरीके से दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो यहां से मूव करके यहां पे जा रहा है, मतलब देखिए ग्राफ ऊपर साइड जा रहा है, ऊपर साइड जा रहा है मतलब कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ये किसका होगा, प्रोडक्ट का। देखो ये कहां हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है मतलब डिक्रीज कर रहा है। अगर नीचे की ओर स्लोप आ रहा है, अगर स्लोप नीचे है तो समझ लो बात किसकी कर रहे हैं, रिएक्टेंट की। अगर स्लोप ऊपर है तो बात किसकी कर रहे हैं, प्रोडक्ट के, किसकी, कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो रिएक्टेंट का ग्राफ केमिकल काइनेटिक्स में हमेशा डिक्रीजिंग स्लोप में होता है और प्रोडक्ट का हमेशा इंक्रीजिंग स्लोप में होता है। अब देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है, रिएक्शन का रेट दो तरीके का होता है। पहले को बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और सेकंड को बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए आइए जानते हैं कि एवरेज रेट क्या होता है और इंस्टैन्टेनियस रेट क्या होता है। देखिए एवरेज रेट को हम लिखते हैं आर एवरेज से, ठीक है,
इसका रिप्रेजेंटेशन है आर एवरेज। अच्छा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन की तो डिफिनीशन तुम जानते हो, आखिर ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? आइए चलिए देखते हैं। सपोज करो कोई बस, ठीक है, अगर हम बात करें स्पीड की तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सपोज करो कोई बस 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। कितना ट्रेवल की? 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस, और टाइम कितना था? 50, ठीक है, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर्स, 50 किलोमीटर पर आवर्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब क्या करेंगे जब आप इसको कैंसिल करेंगे, सॉरी, टाइम क्या था? 50 घंटे। कितना था? 50 घंटे। तो 50 घंटे में कोई बस 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी। एनी बस ट्रेवल द 2000 किलोमीटर डिस्टेंस इन 50 आवर्स, 50 आवर्स में। अब ये हो गया तुम्हारा 40 किलोमीटर पर आवर्स। अच्छा, ये क्या आया? अच्छा, कोई आदमी कहे ये आ गया तुम्हारा एवरेज। क्या आ गया? एवरेज। अच्छा, कोई कहे क्या बस हमेशा 40 किलोमीटर पर आवर से ही चल रही थी? उसका जो कांटा था वो बंद गया था कि 40 किलोमीटर से आगे नहीं जाएगा? नहीं, कभी 50 तो कभी 20 तो कभी 70 तो कभी 40 तो कभी 30, कुल मिला के ओवरऑल क्या निकला कि लगभग चलने का जो रेशियो था, एवरेज था, वो कितना था? 40 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर किसी रिएक्शन का रेट लंबे टाइम इंटरवल, देखिए टाइम ज्यादा लिया है हमने, लंबे टाइम इंटरवल में निकाला जाए तो हम उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लंबे टाइम इंटरवल में के अंतराल में उसका रेट हम डिसाइड करें तो बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए लोग बोलते हैं कि आपकी बाइक कितना एवरेज देती है, ठीक है। अच्छा, आप अगर 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किए तो भाई साहब कितना एवरेज दी? तो लोग बोलते हैं कि 50 किलोमीटर का एवरेज दिया। मतलब आप 50 किलोमीटर से ही गाड़ी नहीं चला रहे थे, कभी 40 तो कभी 70 तो कभी 20 तो कभी 80, मतलब एवरेज क्या निकला? औसत क्या निकला? 50 किलोमीटर। मतलब ये एवरेज आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हारा रहा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो अगर बात करते हैं रिएक्टेंट की बात करते हैं तो लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, लिखेंगे डेल आर, ठीक है। आर का मतलब हो गया रेट किसका? रिएक्टेंट का, अपॉन डेल्टा टी। अगर रिएक्टेंट है तो साइन क्या लगाओगे? माइनस। क्यों माइनस लगाओगे? क्योंकि रिएक्टेंट का रेट डिक्रीज करता। अच्छा, प्रोडक्ट क्या लिखोगे? लिखोगे डेल पी बाई डेल टी। अच्छा, प्रोडक्ट है तो कंसंट्रेशन प्लस में लगाओगे, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या करती है? इंक्रीज करती है। मेरी बात ध्यान सुनो, ये जो डेल लगा है ये चेंज है, ये डेल लगा है चेंज है। जब कभी लार्ज चेंज होता है तो हम इसका यूज करते हैं, इस साइन का यूज हम किसी लार्ज चेंज के लिए करते हैं। अब देखिए तमाम सारे ग्राफ के माध्यम से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम इसको बताते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में किस तरीके से चेंजिंग आ रही थी, ये हमको जानना है, ठीक है। लेकिन जितना मैंने आपको बता दिया, इससे आप अगर ग्राफ देखेंगे तो आपको बात आसानी से समझ में आएगी। सपोज करिए, अगर चलिए मान लीजिए ग्राफ बना ही लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है और क्या है? वाई, ठीक है। ये बेटा तुम्हारा टाइम इंटरवल है और ये है कंसंट्रेशन। चलिए हम बना रहे हैं रिएक्टेंट के लिए, ठीक है, रिएक्टेंट के लिए। यहाँ पर 0 है, ये 1 कंसंट्रेशन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये, ठीक है। टाइम यहाँ 5 मिनट है, ये 10 मिनट है, ये 15 मिनट है, ये 20 मिनट है, ठीक है। चलिए सपोज करिए कि 10 मिनट में किसी की कंसंट्रेशन क्या थी? 3। तो पहली कंसंट्रेशन को हमने मान लिया x1 और पहले टाइम को हमने मान लिया t1। क्या मान लिया? t1। पहली कंसंट्रेशन x1, पहला टाइम t1। 5 मिनट बाद इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई? ये हो गई 4, सॉरी, कितनी हो गई? 4। तो इसकी कंसंट्रेशन को x2 और टाइम को क्या मान लिए? t2, ठीक है।
तो अच्छा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा? आप जानते हो कि इनिशियल से फाइनल को क्या करते हैं? माइनस करते हैं, मतलब x1 माइनस x2 अपान क्या हो गया? ये हो गया T2 माइनस क्या? T1। टाइम को ऐसा नहीं करते कम से ज्यादा को माइनस करें, क्या हो गया? T2 माइनस T1, तो ये हो गया T2 माइनस T1, ये हो गया x1 माइनस x2। तो कहने का मतलब ये ग्राफ बेटा हमको ये दिखा रहा है कि टाइम इंटरवल के साथ रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज हो रहा है, और उस रेट ऑफ रिएक्शन के चेंज को हम लंबे अंतराल के बाद देखेंगे तो ऐसे रेट को क्या बोलेंगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन भी वही है, एवरेज रेट और रेट ऑफ रिएक्शन में कोई अंतर नहीं है, बशर्ते जब लंबी दूरी, लंबे टाइम इंटरवल के बाद आप किसी रेट को कैलकुलेट करो तो उसी को बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर लिए तो आप बात करते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, आइए यहां से समझते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। बोलो मेरी बात सुनो, जैसे 50 घंटे बाद तुमने ये तय किया कि 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस बस ने ट्रेवल कर ली। अब तुम क्या करो? ड्राइवर के बगल बैठ जाओ और हर 5 मिनट पे कहो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। 5 मिनट, फिर अगले 5 मिनट, फिर अगले 5 मिनट, फिर अगले 5 मिनट। कहने का मतलब जब हर घड़ी, हर 5 मिनट, हर 2 मिनट, हर 3 मिनट पे तुम स्पीड को मेजर करोगे बेटा ना, तो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। मतलब इंस्टेंटेनियस रेट इज मोर एक्यूरेट इन कंपेरिजन टू द एवरेज। एवरेज रेट से इंस्टेंटेनियस रेट ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब उसी क्षण, हर 5 मिनट के टाइम पर आप कैलकुलेट करोगे क्या रिएक्शन का रेट आ रहा, क्या रिएक्शन रेट हुआ। तो अगर हम इसको लिखते हैं रिएक्टेंट के लिए तो लिखते हैं डेल आर बाई डेल टी। रिएक्टेंट है तो माइनस लगाओ और प्रोडक्ट है तो डेल पी बाई डेल टी। क्या लगाओगे? प्लस लगाओगे। अब मेरी बात गौर से सुनिए, क्योंकि ये लार्ज चेंज होता है इसलिए कुछ इसको लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी पी बाई डी टी। ठीक है, ये डिफरेंशियल का सिंबल है, इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज। जब कहीं बहुत छोटी चेंज को आप स्टडी करते हैं तो इस सिंबल का यूज करते, तो घबराइए नहीं, ये लगा हो ये लगा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये लार्ज चेंज के लिए है, ये स्मॉल चेंज के लिए है। बाकी सेम रिएक्टेंट का है तो फाइनल माइनस इनिशियल माइनस फाइनल, और प्रोडक्ट का है तो फाइनल कंसंट्रेशन से इनिशियल कंसंट्रेशन को माइनस करेंगे तो प्रोडक्ट के आगे प्लस लगेगा, रिएक्टेंट के आगे माइनस लगेगा। इस पर हम डिस्कस कर चुके। तो ये रहा इंस्टेंटेनियस रेट और ये रहा एवरेज रेट। आई होप आप समझ गए होंगे क्या है एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, देखिए एक छोटा सा पॉइंट और बचा है। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने के तरीके को, कि किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिखते हैं। हालांकि लिखना मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है PCl5 गिव्स आउट PCl3 प्लस Cl2। देखो ये रहा रिएक्टेंट और ये दोनों रहे प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिए, तो इसकी स्टेचियोमेट्री क्या है? सेम है। इसकी स्टेचियोमेट्री सेम है। अच्छा सेम कैसे है? 1 मोल, देखिए इसके आगे कुछ नहीं लगा, 1 मोल PCl5 ने 1 मोल PCl3 और 1 मोल क्या बनाया? Cl2 बनाया। तो मतलब स्टेचियोमेट्री क्या है बताइए? सेम है। अगर स्टेचियोमेट्री सेम होगी तो रिएक्शन को कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। शुरू करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा। देखो बेटा लिखेंगे डेल, अभी मैं इसको A मान रहा था, इसको B मान रहा था, इस तरीके से। अब तुम्हारे पास केमिकल रिएक्शन आ गया है तो डेल किसकी? कंसंट्रेशन PCl5, कंसंट्रेशन टर्म के लिए ब्रैकेट लगाओ अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। बोलो कुछ गलती कर रहा हूं? हाँ सर, ये रिएक्टेंट है, आगे माइनस लगाइए, वेरी गुड। इज इक्वल टू, अब आओ प्रोडक्ट के साइड में, क्या हो गया? डेल PCl3 की कंसंट्रेशन
अपॉन व्हाट, डेल टी, क्या लगाओगे प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट है, इज इक्वल टू डेल Cl2 की कंसंट्रेशन बाई डेल टी, फिर क्या लगाओगे प्लस। तो याद रहे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में माइनस लगाना है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में प्लस लगाना है। इसकी स्टेचोमेट्री सेम है, तो इस तरीके से हमने लिखा। सपोज करो तुम्हारे पास एक रिएक्शन है 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स आउट 5Br2 प्लस ये तुम्हारे पास हो गया 3H2। ठीक है, चलिए देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। 3 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन 5 × 10 Br 5 Br माइनस, तो इसको हम कर सकते हैं 5 Br माइनस और Br2 5 × 2 10 5 6, सॉरी इसको हमने लिख दिया 3 Br2। अब बैलेंस हो गया। ठीक है, ये रिएक्शन है, इसको हमको नोट करना है। अब चलो बेटा देखते हैं इसके स्टेचोमेट्री सेम है कि नहीं। मुझे नहीं लगता इसकी स्टेचोमेट्री सेम है। क्यों नहीं सेम है सर? देखिए ये कितना मोल है 5 मोल, ये कितना हो गया 1 मोल, ये कितना है 6 मोल, ये कितना है 3 मोल, ये कितना है 3 मोल, मतलब स्टेचोमेट्री सेम नहीं है। अच्छा सेम नहीं है तो कैसे लिखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। देखिए डेल कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस अपॉन डेल टी डिवाइडेड बाई इट्स स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो आगे लगा है वो स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, उससे इसको आप डिवाइड करते चलेंगे। इससे डिवाइड कर दिए, कुछ जगह लिखते हैं 1/5, बात एक ही हुई। ठीक है, तो यहां हमने लिख दिया 5। ठीक है, डिवाइड करने से सारे टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अच्छा क्योंकि रिएक्टेंट है तो आगे माइनस लगाना ना भूलिए। ठीक है, अब आप समझदार हैं, आगे लिखेंगे डेल BrO3 माइनस की कंसंट्रेशन बाई डेल टी। चलिए ये क्या लगा दिया माइनस आपने, इज इक्वल टू, ठीक है, डेल H प्लस बाई डेल टी, क्या लगाओगे 6 डिवाइडेड बाई 6। अब ये भी रिएक्टेंट है, माइनस लगाओ। आओ प्रोडक्ट साइड में, डेल Br2 बाई डेल टी डिवाइडेड बाई 3, क्या लगाओगे प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट है, इज इक्वल टू डेल H2O बाई डेल टी डिवाइडेड बाई 3, क्या लगाएंगे प्लस। देखिए यहां पर एक कंफ्यूजन आपका दूर करूंगा। देखिए कुछ बुक्स इसकी कंसंट्रेशन को लिखती हैं, लेकिन कुछ बुक इसकी कंसंट्रेशन को नहीं लिखती हैं। उनका कहना है कि किसी रिएक्शन के दौरान वाटर की कंसंट्रेशन नहीं बदलती, वाटर की कंसंट्रेशन सेम रहती है। तो जब इसकी कंसंट्रेशन सेम रहती है तो इसलिए इसको रिएक्शन के रेट केमिकल रिएक्शन में लिखने का कोई मतलब नहीं होता। तो अगर कहीं पर ये नहीं लिखा गया है तो घबराइए नहीं, लिखा गया है तो लिख लो, नहीं लिखा गया है तो समझ लो कि वाटर की कंसंट्रेशन नहीं बदलती है, इसलिए हम उसको वहां पर नहीं लिखे हैं। तो ये रहा रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का तरीका कि किस तरीके से हम स्टेचोमेट्री सेम और स्टेचोमेट्री डिफरेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 1।